हफ्ते का आखिरी दिन और एक्शन है भरपूर। दुनिया भर के बाजारों से आज एक कमजोरी के संकेत, कल की शानदार एक्सपायरी के बाद आज तेजी पर लगेगा ब्रेक या फिर कमजोर शुरुआत के बाद हम फिर से देखेंगे खरीदारी लौटती हुई। लेंगे जवाब शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। अनिल जी, कोई पर्टिकुलर रीजन है कि आज आपने रेड टी शर्ट पहनी है सर? बिल्कुल 100% रीजन है। रीजन आगे बताऊंगा आपको। और आप जो सोच रहे हैं सही सोचें, आप कभी दीप गलत तो सोचते नहीं है। और अगर आप कोई संकेत लेना चाहें तो ले लीजिए। बिल्कुल सर, और आज थोड़े चिंताजनक संकेत जरूर आ रहे हैं सर, और उस पर डिस्कशन भी करना है। मैं पहले आपसे सवाल पूछूं सर, पहले ये तो बता दीजिए आज के ट्रिगर्स कौन से हैं? बिल्कुल बड़े ट्रिगर्स में देखिए, अमेरिकी बाजारों में उतार चढ़ाव के बीच बड़े दिनों बाद ऐसी शांत क्लोजिंग होते हुए देखिए कि जहां खुले वहीं बंद हो गए। अब एक चीज अच्छी बात यह कि अमेरिकी बाजारों में उतार चढ़ाव थोड़ा सा कम होता हुआ दिख रहा है। दिन भर की रेंज भी छोटी रही और बंद हम 30-40 पॉइंट ऊपर बंद होते हुए दिखे। फ्यूचर्स जरूर लगभग 101 पॉइंट के आसपास, अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा तब डाउ फ्यूचर्स 100 पॉइंट के आसपास नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात जिससे है ना दुनिया भर का मूड माहौल खराब हुआ है और जिसकी वजह से अमेरिकी बाजारों में तेजी भी हुई थी, दो वजह से। एक तो ट्रम्प साहब ने कहा था कि फ्लैटनिंग ऑफ कर्व, और दूसरा ये था कि जिलेट, वहाँ की एक बड़ी दवा कंपनी है, उसको कोरोना के मरीजों पर उन्होंने कुछ प्रयोग किया था और उन्होंने कहा कि दवा मिल गई है। लेकिन अब ये समझ में आ रहा है कि उनकी दवा बेअसर है। उसके बाद अमेरिका का और पूरे दुनिया भर के बाजारों का मूड खराब हुआ है। तो अल्टीमेटली वही है ना बात कि हम लगातार ये कह रहे हैं कि कोरोना के दम पर जो कुछ भी मंदी हुई है वो ठीक तभी होगी जब दवा मिले या दवा का मिलने का आसार नजर आए। तो मिलने के आसार में हम बढ़े हैं, लेकिन दवा मिली नहीं है, सक्सेसफुल नहीं हुई है, ये बात है आज के लिए। 2 दिनों में कच्चा तेल परसेंटेज में देखेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। 40% बढ़ गया है। तो जिसमें मजा आया वो देखिए, 40% बढ़ा हुआ है, लेकिन है $22 के आसपास ब्रेंट क्रूड। और आज एक सबसे बड़ा टिकर भारतीय बाजारों के लिए जिस पर नजर रहेगी, क्या वित्त मंत्री जी प्रधानमंत्री जी से कोई पैकेज अप्रूव करवा पाएंगी? ये है बड़ा सवाल। अगर ये होता है तो इसके दम पर क्या कुछ एक्शन होगा, कितना बड़ा पैकेज होगा, और उस पैकेज के बाद क्या मार्केट भागेंगे या फिर आएगी प्रॉफिट बुकिंग? ये ढेर सारे ट्रिगर से दीप जो आज के लिए सबसे अहमियत वाले हैं। बिल्कुल सर, और इस पर नज़र रहेगी। जो स्टिमुलस पैकेज को लेकर बातचीत हो रही है उस पर एक होप ट्रेड तो हमने देखा भी है सर, बाजार बना हुआ है। कल शानदार एक्सपायरी हुई, रीसेंट हाइज के आसपास इंडेक्स आ गया। 9300 पर हमने निफ्टी को देखा। जस्ट व्हेन थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा था सर बाजार में, एक बड़ी खबर हमारे सामने आई है सर, और इसका मैं आपसे जानना चाहूँगा कितना बड़ा असर हो सकता है। जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के म्यूचुअल फंड है उसने 6 फिक्स्ड इनकम स्कीम्स को सर बंद कर दिया है। यानी कि अगर आपका पैसा अटका हुआ है तो अब अटक गया है, आप रिडेम्पशन नहीं कर पाएंगे। लगभग 26 से 28 हजार करोड़ का अनुमान लगाया जा रहा है सर, अटक चुका है। कितना बड़ा सर इसका बाजार पर असर हो सकता है? पैसा आप रिडीम नहीं कर पाते हैं, फंड बोल रहा है कि हमारे पास परेशानी चल रही है, और बड़ा फंड है सर फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, ये तो ग्लोबली बहुत बड़ा फंड है। सरप्राइजिंग है और शॉकिंग भी, दोनों ही तरीके से। क्योंकि दीप, इसमें कोई डाउट नहीं कि डेट मार्केट अभी थोड़े से कमज़ोर हैं और लिक्विडिटी की शायद समस्या है, और वहाँ पर आप अभी अगर कोई बॉन्ड्स बेचना चाहें, सिक्योरिटीज़ बेचना चाहें, या तो वो बिकेंगी नहीं या बिकेंगी तो सही भाव में नहीं। ये समस्या है, इसमें कोई डाउट नहीं। और ये समस्या खाली फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड की नहीं है, ये सबकी है। और वो इस तरह के माहौल में हमेशा होती है। ये 2008 में भी हमने देखा कि उस समय जो इश्यू आया था वो फिक्स मैच्योरिटी प्लान्स में आया था। अब जो कुछ कल टेम्पल्टन ने डिसीजन लिया, उसके क्या असर देखने को मिलेंगे, इस पर चर्चा करते हैं। पहली चीज, जो 6 स्कीम उन्होंने बंद किए वो 6 की 6 डेट स्कीम है, फिक्स इनकम की स्कीम। मुझे एक चीज बताएं कि आप फिक्स इनकम में पैसा क्यों लगाते हैं, इक्विटी में क्यों नहीं? क्योंकि 2 वजह है। पहला, आपके लिए हमेशा वो फंड्स लिक्विड है, और दूसरा, वहां पर आपको रिस्क कम है या नहीं है। आप रिस्क नहीं लेना चाहते इसलिए फिक्स इनकम में लगाना चाहते हैं। जिनको रिस्क लेनी है तो वो तो इक्विटी में ही लगा दे। लेकिन जब मुश्किल वक्त में आपको लिक्विडिटी की जरूरत हो, और जब आप ये सोचे कि मेरा पैसा इस लिहाज से सेफ है कि ये रिस्क फ्री है, और उस समय स्कीम्स बंद होती है, तो वो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट को कमजोर करने वाली होती है। और दिक्कत क्या है
दिक्कत ये कि अगर एक फंड के साथ ऐसा होता है तो दूसरे फंड को लेकर लोगों को डर थोड़ा सा बढ़ जाता है, और उसका असर आज आप मनी मार्केट में, डेट मार्केट में जरूर देखेंगे कि किस तरह से बॉन्ड्स की और शॉर्ट टर्म पेपर्स की बिकवाली होती हुई नजर आती है। अब समस्या ये कि लिक्विडिटी है नहीं, और ये दिक्कत की बात ये है कि जब आरबीआई ने ऑलरेडी ये अनाउंस किया कि वो डेट फंड्स के लिए लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे, अलग से विंडो है, उसमें म्यूचुअल फंड्स, एनबीएफसी भी हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर ये फंड्स अपनी स्कीम्स बंद करें तो उसकी दो वजह हो सकती है। या तो उनके पास जो पेपर्स हैं वो आरबीआई को खरीदने को तैयार नहीं, या फिर जितनी साइज की बिकवाली फंड्स करना चाहते हैं उतना आरबीआई लेने को तैयार नहीं। अब दोनों में से क्या सही है या दोनों सही है ये मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात पता है और वो ये कि भले बैंक्स कितना भी कहे हमारे पास सफिशिएंट लिक्विडिटी है, बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी की कोई कमी नहीं है, फाइनेंशियल मार्केट में लिक्विडिटी की कोई कमी नहीं, लेकिन लिक्विडिटी आप किसे कहेंगे? अगर मैंने बैंक्स में डिपॉजिट रखा है पैसा और अगर बैंक्स उसे लिक्विड मानता है, बहुत अच्छी बात है, मानना भी चाहिए, लेकिन अगर मैं लेने चले जाऊं तो बैंक की लिक्विडिटी क्या? बैंक को तो मुझे देना ही पड़ेगा। ये सिचुएशन इस वक्त होती हुई दिख रही है पूरे डेट मार्केट में। लोगों को या तो किसी को उधार देना नहीं है, उधार दिया हुआ है तो वापस लेना है, और दूसरी तरफ समस्या जो है वो ये कि जो पीरियड चल रहा है इस वक्त लॉकडाउन का, उसमें एक तरह से बिजनेसेस सारे जैम हैं, एक दूसरे से पैसा आ जा नहीं रहा, एक्टिविटीज बंद है। ये टफ टाइम है और इस टफ टाइम का एक ही सॉल्यूशन है, और ये सॉल्यूशन हमें अमेरिका से सीखना चाहिए। सॉल्यूशन ये है अनलिमिटेड बॉन्ड बाइंग, जो इस बार फेड ने कहा है आपको जितना देना है दे दीजिए, जिस प्राइस का। मैं आपको बता रहा हूं, कई सारे देश तो ऐसे हैं जहां पर गवर्नमेंट जंक बॉन्ड्स खरीद रही है, जहां पर सेंट्रल बैंक जंक बॉन्ड्स खरीद रहे हैं। जंक बॉन्ड का मतलब है कि जिन्हें आप रद्दी मानकर चलते हैं कि इनके पैसे वापस आएंगे भी या नहीं। लेकिन सवाल इस वक्त वो नहीं कि आप जंक बॉन्ड से कितने पैसे आपके डूब जाते हैं या आपको रिकवरी में कितना वक्त लगता है। इंपॉर्टेंट ये है कि कम से कम इन्वेस्टर को एक बार एग्जिट मिले। से सपोज एक जंक बॉन्ड मेरे पास है और एक जंक बॉन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, किसी XYZ कॉर्पोरेट का, ठीक है। मैंने म्यूचुअल फंड के जरिए जंक बॉन्ड खरीदे हुए हैं, उसमें पैसा लगाया है। अगर मुझे पैसा चाहिए तो इम्पॉसिबल है, लेकिन वही जंक बॉन्ड सरकार खरीद ले तो सरकार चाहे तो एक प्रोसेस के तहत वो कॉर्पोरेट से पैसा आगे पीछे वसूल कर सकती है। ये माइंडसेट के साथ दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स और सरकारें जंग बॉन्ड पर और लो क्वालिटी इन्वेस्टमेंट पेपर्स को खरीद कर रही हैं कि हमारे लिए ज्यादा आसान है बजाय इन्वेस्टर्स के लिए। यही माइंडसेट हमारे यहाँ लानी पड़ेगी। अनफॉर्चुनेटली हमने ऐसे समय देखे नहीं, या नहीं हमारे यहाँ आरबीआई की, रेगुलेटर्स की इस तरह की मानसिकता है, क्योंकि हम बड़े कंजर्वेटिव हैं और अब तक वो ठीक भी रहा है, लेकिन वक्त के साथ चीजें कुछ बदलने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि इस वक्त डेट मार्केट में अगर आप लिक्विडिटी नहीं देंगे तो जो कुछ फ्रैंकलिन में हुआ वो आपको दूसरी जगह देखने को मिलेगा। मुझे समस्या सबसे बड़ी ये आ रही है कि फ्रैंकलिन के इस प्रॉब्लम के बाहर आने के बाद अब दूसरे फंड से जो रिडम्पशन प्रेशर आएगा डेट फंड्स का, जहां पर भी लोगों को लगेगा कि कुछ मुश्किल हो सकती है, वो संभालना अब चैलेंज होगा। तो मुझे लगता है आज का सेशन आरबीआई के लिए, फाइनेंशियल मार्केट के लिए बड़ा चैलेंज भरा होगा, क्योंकि अफरा तफरी रहेगी। लोग जिनके पास पैसे, जिन्होंने इन्वेस्ट किए हैं, वो निकालने के लिए भागेंगे, और ऐसे में अगर सफिशिएंट लिक्विडिटी नहीं मिली तो मामला बिगड़ सकता है। तो मुझे लगता है कि बहुत सावधानी की जरूरत है, और इस सावधानी का एक ही सोल्यूशन है, जिनको बॉन्ड बेचना है उनके सामने कोई खरीदने वाला मिले, नहीं तो दीप बड़ा मुश्किल होगा। तो ये टेस्टिंग टाइम है, टफ टाइम है। आप और हम ये सोचें कि शायद प्रॉब्लम कोरोना की है, आप और हम ये सोचें कि शायद ये प्रॉब्लम इक्विटी मार्केट की है, लेकिन इक्विटी मार्केट से कहीं ज्यादा बढ़कर प्रॉब्लम आपने क्रूड की देखी, कच्चे तेल की देखी। इक्विटी मार्केट से कहीं ज्यादा बढ़कर प्रॉब्लम आपको फ्रैंकलिन जैसे फंड की आती हुई दिख रही, डेट की आती हुई दिख रही है। तो ये ऐसा समय है जहां प्रॉब्लम कहां है आपको पता भी नहीं है और कहां निकलेगी पता भी नहीं है। तो मुझे लगता है ये बड़ा मुश्किल समय है, थोड़ा सावधानी रखने की जरूरत है। सरकार और आरबीआई को हाई अलर्ट पर रहकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने होंगे, तब जाकर फाइनेंशियल मार्केट शांत हो पाएंगे। बिल्कुल अनिल जी, और इस पर मेरा एक फॉलो अप सवाल है सर, अगर आप उस पर भी व्यू दे पाएं, और फिर मार्केट्स के पर भी एक सवाल है, वो मैं थोड़ी देर में पूछूंगा सर। एक बात कि इसमें मार्केट रेगुलेटर से भी कुछ एक्शन ले सकता है, उनकी तरफ से कुछ आ सकता है, क्योंकि सर जैसे आपने बोला अब बाकी फंड्स पर म्यूचुअल रिडेम्पशन प्रेशर और बढ़ सकता है, तो क्या वो भी ऐसा एक्शन ले सकते हैं? अभी तो एक फंड की 6 स्कीम्स ने लिया है, पर बाकी फंड्स भी अगर एक्शन लेंगे तो फिर तो पूरे बाजार में एक जो कहते हैं डोमिनो इफेक्ट होता हुआ दिख सकता है सर। बात सही है, मैं उम्मीद करता हूं कि दूसरे फंड्स के पास वो नौबत ना है।
वो सिचुएशन आए। और मैं इन्वेस्टर से भी अपील करता हूं कि आप अननेसेसरी पैनिक करके रिडम्पशन के लिए न भागे। ज्यादा से ज्यादा इस वक्त आपको ये करना है कि आपका जो डेट फंड में इन्वेस्टमेंट है उसका पोर्टफोलियो देख लें। अगर आपको लगता है कि पोर्टफोलियो ठीक ठाक है, देखिए आप है ना अपने भीतर झांकेंगे ना दीप, और मैं अपने भीतर झांकूंगा, तो मुझे लगता है कि अनिल सिंह भी परफेक्ट है, लेकिन 100 में से 10 बुराइयां, 15 बुराइयां, 20 मुझे भी अपने आप में निकल कर आ जाएंगी। सिमिलरली आप किसी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो देखेंगे, आमतौर पर जब पोर्टफोलियो बनाया जाता है वो अच्छा ही बनाया जाता है, कोई जानबूझकर कोई चीज खराब नहीं खरीदता है। लेकिन अभी आपको क्या करना है, अभी पोर्टफोलियो को देखना है, और इस पोर्टफोलियो में लगता है कि इस पोर्टफोलियो का 1%, 2% या 3% हिस्सा ऐसी कंपनियों में है जहां पर थोड़ा क्वेश्चन मार्क हो सकता है कि पैसा आएगा या नहीं, या फिर थोड़ा डिले हो सकता है, तो वहां पैनिक करने की जरूरत नहीं है, फिर बने रहिए। इस समय अगर आप पैनिक करेंगे तो जो प्रॉब्लम है ना उसको आप कम करने के बजाय बढ़ा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि खाली ये देखा, अगर किसी फंड का 20%, 25% ऐसे बॉन्ड्स में है या ऐसे डिवेंचर्स में है जहां दिक्कत हो सकती है, तब तो इन्वेस्टर को चिंता करने की जरूरत है कि अगर 20-25% मेरी एनएवी उड़ गई, मैं पैसा तो 5% के लिए लगाता हूं, 25% अगर मेरा प्रिंसिपल उड़ जाए तो मुझे चिंता तो होगी। तब आप, लेकिन 2-3% अगर किसी स्कीम का पोर्टफोलियो थोड़ा चिंताजनक हो सकता है तो फिर इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं पता कि फ्रैंकलिन ने इतना एक्सट्रीम स्टेप इतना जल्दी क्यों लिया। मतलब अभी तक तो ऐसी सिचुएशन मुझे कहीं नहीं दिख रही कि रिडम्पशन का बड़ा प्रेशर हो, अभी तक तो ऐसी सिचुएशन कहीं नहीं दिख रही कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस हिला हो, अभी तक ऐसी सिचुएशन भी नहीं दिख रही कि लिक्विडिटी की बहुत ज्यादा समस्या हो। तो फिर ऐसी सिचुएशन में पता नहीं, ये स्टेप लेना मुझे लगता है थोड़ा एक्सट्रीम हो गया। लेकिन अब जो हो गया वो हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड्स को और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स दोनों को सावधानी से सोच समझकर करना होगा। सेबी का रोल लिमिटेड है, आरबीआई का रोल ज्यादा है, और आरबीआई का रोल एकदम सिंपल है। गवर्नर साहब खड़े हो जाएं, आने दीजिए बॉन्ड, हम खरीदेंगे। विंडो में और बड़ी कर देता हूं, जो हमने पिछली बार बोला, मेरे ख्याल से मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, लेकिन शायद 25,000 करोड़ की विंडो की उन्होंने बात की थी। और 25,000 करोड़ छोड़िए, 50,000 करोड़ दे दीजिए, 1 लाख करोड़ दे दीजिए, हमारे पास पैसे हैं, हम खरीदेंगे बॉन्ड, चिंता मत कीजिए, लिक्विडिटी देंगे। बस इतना ही तो चाहिए। इतना बोलते ही न तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर रिडम्पशन के लिए जाएगा और नई फंड बेचने के लिए भागेंगे। आप खुद देखिए ना दीप, आपको याद है हम पिछली बार क्या बात कर रहे थे कि फेड ने जो कहा कि अनलिमिटेड एसेट बाइंग हम जो करेंगे, जैसे आप ये बोलते हो अनलिमिटेड, उसके बाद हर आदमी निश्चिंत हो जाता है, अरे फेड खड़ा है ना, जब बेचना होगा वहां चले जाएंगे, अपने आप सेलिंग खत्म हो जाती है। ये एक इनफैक्ट अगर आप एक लिमिटेड एसेट बाइंग बोलेंगे ना तो फिर भी लोग अच्छा, आप बोलोगे कि अच्छा हम 500 ट्रिलियन डॉलर करेंगे, और ये 500 के बाद क्या होगा, मेरा पहले भेज देता हूं। लेकिन जैसे आपने ये बोला अनलिमिटेड, 100 ट्रिलियन डॉलर की भी सेलिंग नहीं आएगी। तो ये एक बहुत बढ़िया तरीका है जो फेड ने निकाला, मुझे लगता है हमें उसको फॉलो करना चाहिए। बहुत बढ़िया फॉर्मूला है, इससे सेलिंग आएगी नहीं। तो हो सकता है ये काम कर जाए, लेकिन वही है कि हमारे यहाँ काम करने का तरीका, आरबीआई का और फेड का तरीका में दिन रात का अंतर है। हमारा अलग तरीका रहा है, रातों रात आप ऐसे बदल नहीं सकते प्रोसेस, काम करने के तरीके को। लेकिन जैसे कहते हैं कि ये ऐसा समय है जो जिंदगी में हमने कभी देखा नहीं, सुना नहीं, सोचा नहीं, तो ऐसे में आपको फैसले भी थोड़े ना आउट ऑफ द बॉक्स लेने पड़ेंगे। तो ये आरबीआई के लिए बड़ा चैलेंज है कि वो कैसे इस पूरे लिक्विडिटी क्राइसिस को हैंडल कर पाते हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ा चैलेंज है और आरबीआई का रोल इसमें अहम होगा, क्योंकि काफी सारे लोग पूछ रहे हैं कि इसमें सेबी क्या कर सकता है, पर जैसे अनिल जी ने क्लैरिफाई करा, इसमें आरबीआई का रोल ज्यादा अहम होगा। तो इस पर तो नजर रहेगी, उसका क्या बाजार पर रिएक्शन आता है। मेरा बाजार पर एक और बड़ा सवाल है सर, पर उससे पहले मैं आपको एक दो अपडेट दे देता हूं, क्योंकि ये ग्लोबल डोमेस्टिक डेवलपमेंट्स दोनों मिलाकर है एक्चुअली सर। ग्लोबली एक जो बड़ी खबर कल शाम को आई सर, और उसका बाजार पर एक डायरेक्ट इंपैक्ट देखा, क्योंकि उस समय अमेरिकी बाजार 1% ऊपर थे, और तब खबर आई गिलियड का जो रेमडेसिविर का ड्रग ट्रायल चल रहा है। हमने ऑलरेडी बात करी थी कि अमेरिका में ड्रग ट्रायल चल रहा है, उसके अच्छे संकेत आए, इसकी वजह से हमने देखा कि बाजार में अच्छी रैली आई पिछले 10 दिनों में। अब जो चाइना में उनका टेस्ट हुआ था और जो बंद हो चुका था, उसकी डिटेल सामने आई, और उसके मुताबिक चाइना का ड्रग टेस्ट पूरी कंप्लीटली फेल हो चुका था। पहले हमें मालूम था कि ड्रग टेस्ट बंद हो गया, अब पता चला कि ये कंप्लीटली फेल हो चुका था। लगभग जितने भी पेशेंट्स पर टेस्ट किया वहां पर पॉजिटिव असर नहीं आया, बल्कि कुछ पेशेंट्स पर तो नेगेटिव असर देखने को मिला। जैसे ये खबर आई, बाजार में हमने तेज गिरावट देखी। कुछ लोगों ने कंफ्यूज किया कि ये तो अमेरिका में जो ट्रायल चल रहा है उसकी खबर है, फिर बाद में कंपनी ने भी क्लैरिफाई किया और भी क्लैरिफिकेशन आया कि ये अमेरिका के ट्रायल की खबर नहीं है, चाइना के ट्रायल की खबर है जो ऑलरेडी बंद हो चुका है।
पर इसका इम्पैक्ट हो सकता है अमेरिका के ट्रायल पर, इसका इम्पैक्ट नेगेटिव हो सकता है। इसके चलते चलते बाजार का मूड कंप्लीटली बिगड़ गया और डाउ भी लगभग 350 अंक फिसल कर बंद हुआ डे हाई से। तो ये एक बड़ी खबर है सर। और कोरोना को लेकर तो चिंताएं बढ़ी ही हुई हैं। लगभग जो दिन की एवरेज है 80-82 हजार की नए मामले, कल 83 हजार के आए, 6,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। अमेरिका में 30,000 मामले सामने आए, भारत में 1,600 से ज्यादा मामले सामने आए। तो एक जो डर आ रहा है सर, ये ड्रग ट्रायल की खबर आते हुए, क्योंकि इस ड्रग ट्रायल की वजह से जो एक होप आई थी बाजार में, और अब जो डिटेल्स आई है कि ये इतना इफेक्टिव नहीं है, बल्कि बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं पाया गया है एक ट्रायल में, उसका कितना बड़ा असर पड़ सकता है सर? देखिए दीप, असर तो पड़ेगा ही। दो वजह से अमेरिकी बाजार और दुनिया भर के बाजार भागे। और एक बात आपको याद हो, जब भी हमने कोरोना संकट के वक्त नहीं लेना है, नहीं फंसना है, बेच कर निकल जाना है, ये मुहिम जब हमने शुरू की फरवरी के आखिरी हफ्ते से लेकर पूरे मार्च में, और पूरे मार्च में हमने यही कहा कि आपको खून के आंसू पीने पड़ेंगे, मार्च का महीना निकाल लीजिए, चीजें ठीक हो जाएगी। आप देखिए मार्च और अप्रैल में कितना फर्क है, कितना खराब सेंटीमेंट मार्च का था, और अप्रैल में आज कोरोना वहीं का वहीं है, लेकिन लोगों का डर निकल गया है। अब यहां पर दो चीजें हैं। तेजी क्यों हुई, पहले अगर थोड़ा सा आप रेट्रोस्पेक्टिवली जाएंगे कि क्यों अमेरिकी बाजारों में और भारतीय बाजारों में तेजी, क्यों हम नीचे के लेवल से लगभग 2000 पॉइंट निफ्टी पर ऊपर है, एक ही वजह से, और वो तेजी की वजह थी कि कोरोना या तो काबू में आ जाएगा, कि कोरोना का सबसे बुरा समय हम देख चुके हैं, जैसा कि ट्रंप साहब ने बार बार कहा, फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व, और 60,000 से ज्यादा लोगों की मौतें शायद ना हो, बजाय इसके कि जो 1.5 से 2.5 लाख का अंदाजा, 1 से 2.5 लाख का अंदाजा अमेरिका में लगाया जा रहा था। तो पहली चीज तो वो थी, उनका ये कहना था कि फ्लैटनिंग ऑफ कर्व हो गया और हम शायद इस तरह की सिचुएशन में 60,000 से ज्यादा लोग ना मरे। वो एक अच्छी चीज थी। दूसरी चीज थी जिलेट की तरफ से एक दवा बनने की खबर, कि ऐसी दवा बन सकती है जो कोरोना का इलाज कर दे। और ये लगातार हमने कहा कि फाइनेंशियल मार्केट में आप कुछ भी कह दें, कुछ भी कर लें, बाजार तभी रुकेंगे जब बाजार को कोरोना को लेकर कंफर्ट आए। और पिछले 10-15 दिनों में ये दो चीजें ऐसी हुई जिसको लेकर कोरोना पर बड़ा कंफर्ट आया है। अब दिक्कत यहां दोनों ही जगह आ रही है दीप। पहली दिक्कत ये आ रही है कि 50,000 तक तो अमेरिका में आंकड़ा पहुंच गया है, और जिस स्पीड से हर रोज 2,000 प्लस की डेथ हो रही है, अभी मुझे तो नहीं लगता कि कहीं कोई ऐसा संकेत है जिसमें आप ये माने, जो ट्रंप साहब ने कहा कि 60,000 से ज्यादा मौतें नहीं होंगी। भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन आप जो आंकड़े दिख रहे हैं वो आपको भरोसा नहीं करने देते हैं। यानी कि नियर फ्यूचर में कोरोना बहुत काबू में आ जाएगा, या ये डेथ का पर डे आंकड़ा 500,000 के आसपास आ जाएगा, इसके लिए मुझे लगता है अभी वक्त लगेगा, इंतजार करना पड़ेगा। तो पहली चीज ये, फ्लैटनिंग ऑफ कर्व आप कह दें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपकी डेथ का आंकड़ा उससे बढ़ने की पूरी संभावना है। और दूसरी बात जिस पर पूरी दुनिया आज रिएक्शन दे रही है, जिलेट से बहुत उम्मीदें थी कि ये कंपनी दवा बना लेगी, और दवा बनेगी तो सबके काम आएगी। वो नहीं होना थोड़ा सा नेगेटिव है। लेकिन इन नेगेटिव के बीच में एक पॉजिटिव चीज और भी है जिसे हमें भूलना नहीं चाहिए। वो ये कि आज से ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट अब एक ह्यूमन ट्रायल करना शुरू कर रहे हैं वैक्सीन का। अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो मुझे लगता है कि वो बड़ी काम की बात होगी। वो ट्रायल कब तक होता है, कब उसके रिजल्ट आते हैं, कितना सक्सेसफुल होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सेंटिमेंट के हिसाब से वो एक अच्छी खबर है। तो मेरा पॉइंट सिंपल यहां पर यह है दीप, कि जिन वजह से आपने पिछले 2 हफ्तों से 3 हफ्तों से तेजी देखी थी, वो वजह आपके लिए गायब भले ही ना हो रही हो, कम तो पक्का हो रही है। ठीक है ना, कम पक्का हो रही है। यानी कि अमेरिका में कोरोना के आंकड़े और जिलेट की तरफ से दवा न होना, ये आपकी तेजी पर ब्रेक तो लगा ही सकते हैं, भले ही और ज्यादा नुकसान करें ना करें। तो मुझे लगता है कि कोरोना को लेकर फिर से जो हम निश्चिंत हो चुके थे, वो निश्चिंतता शायद अब बाजार की कम होती दिखे, खत्म होती दिखे, ये डर मुझे है। तो अनिल जी, अगर मैं आपकी बात ठीक से समझ रहा हूं इस समय, तो क्या आप कह रहे हैं कि ये 9,300 मे बी 9,400 के आसपास अब आपको संकेत मिल रहे हैं कि बाजार टॉप आउट हो रहा है, एक बड़े डायरेक्शनल मूव के लिए तैयार हो रहा है, कि अब हो गया जितना होना था, अब रिबाउंड हो चुका है? क्या सुनना चाहते हैं आप मुझसे? मतलब मैं क्या बोलूं आपको, ये बताइए। नहीं सर, मैं तो आपकी एनालिसिस ही बस मानना चाहता हूं। दीप, मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत बड़ी बात आपको कहना चाहता हूं, जिसे ध्यान से सुनिए। जी सर। अगले कुछ दिनों में वापस से मेरा वैसा कॉन्फिडेंस बनेगा बेचने का, जो कॉन्फिडेंस 12,000 पर बना था। 12,000
और मैं ये पूरी गंभीरता के साथ बात कर रहा हूँ। मुझे पता है कि Okay. बहुत लोगों को ये पसंद नहीं आएगी कि अनिल जी बाजार में अभी अभी तेजी बनी है और आप फिर से ये बात कर रहे हैं। मेरा बहुत स्ट्रांगली मानना है कि बाजार टॉप बनाने की तरफ बढ़ रहा है जी। और ये टॉप शायद अगले 2 सेशन में बने, अगले 10 सेशन में बने, अगले 200 पॉइंट में बने या 500-700 पॉइंट में बने, यही देखने वाली बात है। अब मैं अपनी पर्सनल आपको ओपिनियन देना चाहता हूँ और एक चीज बहुत साफ कहना चाहता हूँ, कोई जरूरी नहीं आपके और मेरे विचार मिले। जी आपके और मेरे विचार मिले तो आप उसे फॉलो कीजिए। आपकी राय मार्केट पर अलग हो मेरे से तो आप अपनी राय को फॉलो कीजिए, अपने कन्विक्शन को फॉलो कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा आपका है, प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो आपका होगा। मैं खाली अपनी ओपिनियन दे सकता हूँ और मेरी ओपिनियन इस वक्त क्या है, 7,500 से आप 9,300-400 तक एक नॉन स्टॉप रैली देख चुके हैं, ठीक है। तो नॉन स्टॉप रैली होने के बाद आपके लिए अब आप उस रेंज में पहुंच रहे हैं जो डेंजर जोन है। ध्यान से सुनिएगा, जो डेंजर जोन है, हम निचले स्तर से 20% तेज हो चुके हैं, ठीक है। मुझे लगता है कहीं न कहीं 20 से 30% की रेंज जो है ऊपर की तरफ की, वो आपके लिए प्रॉफिट बुकिंग की रेंज है। तो अब यहां से 9,400 का हमने हाई बनाया, पहली आपकी रेंज जो बनती है 9,400 से 9,600 की बनती है। यह पहला रुकावट का लेवल ये है। फर्ज करें हमने इससे पार किया जी। तो अगला लेवल जो आपका Okay. बनेगा वो 9,800 बनेगा और मेरा फाइनल टारगेट 10,150 के आसपास का बनकर आता है। अब कई बार क्या होता है कि तेजी के मार्केट में आप टारगेट को ऊपर की तरफ पार कर लेते हैं, जो एक्चुअल होने चाहिए उससे भी ऊपर पहुंच जाता है। मंदी के मार्केट में जो जहां पहुंचना चाहिए उससे भी थोड़ा और नीचे चले जाते हैं। तो अब ये कहना मुश्किल है कि बाजार 9,400 9,600 की रेंज में रुक जाएगा या 9,800 तक पहुंचेगा या 10,000 10,150 तक पहुंचेगा। लेकिन एक चीज जो मैं बहुत साफ साफ कहना चाहता हूं, वो इन्वेस्टर्स जिनके पास पुराने इन्वेस्टमेंट्स हैं, जिनके पास किसी बैंक के शेयर पड़े हैं, किसी एनबीएफसी के शेयर पड़े हैं, कुछ आपको ऐसा लगता है कि मेरे इनकी प्राइसेस आ गई हैं, प्लीज आप जब जब ऊपर की तरफ भाव आए एक बार एग्जिट करते जाइए, निकलते जाइए, वापस बाजार आपको मौका देगा। नहीं भी मौका देगा तो मेरा एक सिंपल सा सवाल है, मैं एक बहुत बेसिक सवाल आपको पूछता हूं और उस बेसिक सवाल में आपको जवाब मिल जाएगा। हम 9,300 की निफ्टी में हैं, ठीक है। अगर आपका व्यू ये है कि निफ्टी 11,000 और 12,000 हो जाएगा, तब तो आप जो सोच रहे हैं वो सही है। आपको न तो कुछ बेचना चाहिए और भर भर के खरीद लेना चाहिए, जितना आप ले सकते हैं ले लीजिए। लेकिन अगर आप मेरे इस व्यू से सहमत हैं कि 9,800 10,000 10,150 ये मैक्सिमम हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है दीप, 9,300 से 10,000 लगभग 7%। अगर आपको 7% की अपसाइड, 8% की अपसाइड निफ्टी में दिखती है यहां से, तो फिर आपको 8% फिक्स इनकम में पैसा डालकर रिस्क, बिना रिस्क के या कम रिस्क के वो कमाना ज्यादा ठीक है या इक्विटी में कमाना, इक्विटी में रिस्क के साथ 8% कमाना ज्यादा ठीक है? इस सवाल का जवाब आपको अपने आप से पूछना है। अगर मैं अपने पैसे की बात करूंगा, मुझे अगर 9,300-400 पर मुझे ये लगता है कि 8% इक्विटी मार्केट यहां से बढ़ सकते हैं और मुझे ये लगता है कि 6% 7% में फिक्स इनकम में एफडी में कहीं कमा सकता हूं, तो मैं ये प्रीफर करूंगा कि मैं अपना पैसा इक्विटी से निकाल के फिक्स इनकम में रखूं और वापस जब मुझे मौका मिले 8,500 8,000 जहां भी मौका मिले वहां पर मैं री इन्वेस्ट करने के बारे में सोचूंगा। तो मेरा पॉइंट क्लियर कट है यहां से कि अब यहां से आप अगर कुछ भी खरीदारी करते हैं तो बेहद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ करना है। आपको स्टॉप लॉस लगाकर रखना ही रखना है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपके पास, जैसे हमने 7,500 में भी कहा वहां लगाइए, 8,000 में भी कहा, 8,500 में भी कहा, हर टुकड़ों में लगाएं। अगर आपके 10% 15% 20% पैसे बन रहे हैं तो प्लीज प्रॉफिट बुक करिए। थोड़ा ऊपर जाएगा, मैं ये नहीं कहता कि आज का आज अभी का भी ये टॉप बन जाएगा, नहीं। अभी कौन जाने, अगर वित्त मंत्री जी पैकेज का ऐलान कर दें तो 5% मार्केट आराम से बढ़ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, 3% बढ़ सकता है। तो पॉइंट सिंपल ये है कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप आज का आज अभी का भी जाके 9-15 पे पूरा पोर्टफोलियो जीरो कर दीजिए, खाली कर दीजिए। यहां से आपको एज एन इन्वेस्टर ये सोचना है कि मैं कहां सही लेवल पर एग्जिट करके अपने पोर्टफोलियो में कैश रखूं, ताकि अगर कोई एक मौका मिले मुझे नीचे का वापस, तो वहां पर मैं तैयार हूं फिर से पैसा डालने के लिए। मेरे लिए अपसाइड इक्विटी और डेट की अगर सेम हो तो मेरे लिए फिर इक्विटी में पैसा डालने का कोई किक नहीं बनता। हमने 7,500 के दिन बिल्कुल ठोक ठोक कर बोला था कि आज आपकी सबसे बड़ी इंस्टॉलमेंट भी 40% की जानी चाहिए और वहां से आज मार्केट 25 से 30% का रिटर्न दे रहा है।
आपने प्रॉफिट बुक किया, बहुत अच्छी बात है। नहीं किया तो अभी तुरंत प्रभाव से अगर आपका 7,500, 7,600, 700 की रेंज में पैसा लगा तो वहां आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। 20% का रिटर्न इस मार्केट में आपको मिल रहा है, किसी भी लिहाज से बुरा नहीं होता। तो पॉइंट सिंपल है दीप, अब यहाँ से जो भी रैली होती है उस रैली में आपको एग्जिट करने के बारे में सोचते हैं। देखिए, मुझे जो समझ में आता है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा अब ये मंथली एक्सपायरी बची है, हो सकता है थोड़ी बहुत और शॉर्ट कवरिंग, थोड़ी बहुत और खरीदारी अगले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में आ जाए। कुछ ग्लोबल मार्केट्स की वजह से हो सकता है, कुछ हमारे यहाँ पैकेज आ जाए तो उस वजह से हो सकता है, ये मुझे नहीं पता। मैं एग्जैक्ट एग्जिट पॉइंट आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये जरूर बता सकता हूँ मार्केट को कहाँ रुकना है। या तो 9,400, 9,600 की रेंज में, जो हम 9,390 का हाई बना चुके हैं, या 9,800 तक जाना चाहिए, या मेरे हिसाब से फाइनल डेस्टिनेशन जो मेरे हिसाब से बनता है वो 10,000, 10,150 का बनता है। अगर आपकी राय इससे विपरीत है, आपको लगता है 11-12 हज़ार निफ्टी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाए, अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूँ मार्केट तेजी रहे, हो भी सकता है, यू नेवर नो, मार्केट है। तो वो आप अगर व्यू रखते हैं तो आप अपनी इक्विटी को होल्ड कीजिए। और अगर आप मेरे व्यू से सहमत हैं और आपको लगता है कि नहीं ये सेंसिबल है और उसमें व्यू मेरा है, एक्शन आपका है, दोनों मिलकर अगर आपको लगता है कि नहीं ठीक है, तो आप ऊपर में प्रॉफिट बुक करने के सोचिए और वहां पर धीरे धीरे अपना इन्वेस्टमेंट लिक्विडेट करिए। तो ये एक बड़ा संकेत आ रहा है अनिल जी की तरफ से कि अब इन स्तरों से ऊपर जाने की संभावना कम है, या एक कह सकते हैं कि लिमिटेड अपसाइड है, पर गिरने की संभावना ज्यादा है। बड़ी दीप एक चीज और, दीप एक चीज और ये जो मैं व्यू कह रहा हूं, मैं आपको फिर से बोल दूं, ये व्यू मैं फॉलो भी करूंगा। आई प्रैक्टिस व्हाट आई प्रीच। जब 7500-7600 हुआ था तब मैंने भी अपना सबसे बड़ा पैसा डाला था, और मैंने उस समय स्क्रीन पर भी बोला था, टीवी पर भी बोला था कि मैं खुद पैसा डाल रहा हूं, आपको डालना तो डालिए। अब आज मैं आपको फिर से कह रहा हूं, मैं 9,600 से लेकर 10,000, 9,400 से लेकर 10,150 की रेंज में मैं धीमे धीमे अपने तरीके से, अगर मौका मिलेगा, मैं खुद अपना अच्छा पैसा जो नीचे के लेवल पर लगाए, कोई 8,500 में लगाए, कोई 9,000 में लगाए, कोई 8,000 में लगाए, कोई 7,500 में लगाए, तो जिस लेवल पर जो अच्छे लेवल पर पैसे की एंट्री हुई है उसमें मैं प्रॉफिट बुक करके इंतजार करूंगा। मैं बहुत साफ कर रहा हूं। तो ये मेरा पर्सनल कॉल भी है और ये मेरी राय भी है। आप इत्तेफाक रखें तो फॉलो करें, नहीं रखे तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं वही कह रहा हूं जो मैं करने वाला हूं, ताकि आपको ये ना लगे कि अनिल जी कहते कुछ है करते कुछ है। जब हमने आपको पैसा लगाने के लिए बोला तब भी हमने लगाया, और उस दिन हमने सबसे ज्यादा लगाया, और आज हम फिर और एक और चीज बता देता हूं दीप, कि मैं कभी कोई शेयर खरीदता या बेचता नहीं। मेरा सारा का सारा इन्वेस्टमेंट ओनली एंड ओनली थ्रू म्यूचुअल फंड्स होता है। हाँ, अब इसमें एक दिक्कत जरूर आती है, वो ये है कि अब मैं जो भी फंड्स में प्रॉफिट बुक करूंगा उसमें 1% एग्जिट लोड लगेगा। लेकिन ठीक है ना, अगर आपका 20% बन रहा है और 1% एग्जिट लोड, 20% एब्सोल्यूट रिटर्न बन रहा है, 25% एब्सोल्यूट रिटर्न बन रहा है, किसको कहते हैं? अगर एक महीने में 25% एब्सोल्यूट रिटर्न बने तो आप एनुलाइज करेंगे तो क्या रिटर्न होता है? तो पॉइंट ये कि अगर आप 25%, 20% बना रहे हैं, 1% आपने एग्जिट लोड दे दिया तो क्या करें? कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरा पॉइंट सिंपल है कि जो कमेंट्री मैं आपको दे रहा हूं उसका मतलब ये नहीं कि आज आपको अभी सुबह 9:15 पे सब कुछ खाली कर देना है। मेरा पॉइंट है कि धीरे धीरे जब ये मार्केट का मोमेंटम है, इस मोमेंटम में ऊपर की तरफ आपको ये सोचना है कि भाई मुझे सही लेवल पर प्रॉफिट बुक कहां करना है, वो भी सोचिए। जितना जरूरी है कि नीचे के लेवल पर पैसा लगाना, उतना ही जरूरी है कि ऊपर के लेवल पर आप सही वक्त पर एग्जिट भी कर पाए। और मेरी प्रायोरिटी बहुत साफ है, और वो ये है, मेरे लिए आप पैसा कमाएं, बहुत अच्छी बात है, आपका नसीब है। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है आपका पैसा बचना चाहिए। अगर मैंने आपका पैसा बचा लिया तो वो मेरे लिए अचीवमेंट है, कमा लिया तो आपका नसीब है। बिल्कुल अनिल जी, और एक महीने पहले, या आप कह सकते हैं 1 महीने 2 दिन पहले ही बाजार बॉटम पर था, 7610 की क्लोजिंग थी जिसके बारे में बात कर रहे हैं सर, तो वहां से तो शानदार रिटर्न जरूर आए हैं। आज के सेटअप की फिर बात करते हैं सर। आज जो मूवमेंट आने वाले इतने सारे क्यूज हैं, कैसे देख रहे हैं आज का सेटअप सर? देखिए दीप, आज ग्लोबल संकेत मैंने नेगेटिव साइड पर रखे हैं, एफआईएस के संकेत न्यूट्रल है, घरेलू फंड्स के संकेत न्यूट्रल हैं, एफएनओ के संकेत नेगेटिव साइड पर रखें, ये थोड़ा चेंज हुआ है इस मामले में। और ट्रेंड सेंटीमेंट सावधानी भरा है, ट्रेंड न्यूट्रल है मेरा, ट्रेंड में कोई बदलाव नहीं। ओके, ट्रेंड अभी भी न्यूट्रल है, देखते हैं किस तरह का मूवमेंट आता है। पर जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें सर, स्पेशली जो सपोर्ट की है, गैप डाउन अगर आता है तो किधर सपोर्ट देख रहे हैं आप?
9050 9150 ये आज के लिए सपोर्ट जोन है और बैंक निफ्टी पर 19400 19700 अगली रेंज है जहां पर सपोर्ट मिलेगा। ऊपरी स्तर पर 9400 9500 वो रेंज है जहां पर निफ्टी रुक सकता है। ऊपरी स्तर पर बैंक निफ्टी 20500 20650 ऐसी रेंज है जहां पर थोड़ा रुक सकता है। आज की रेंज दे दूं मैं आपको निफ्टी की 9175 9325 ये आज की छोटी रेंज है। मीडियम रेंज 9125 से लेकर 9400 की निकल कर आती है और बड़ी रेंज जो है दीप वो है 9050 से लेकर 9500 की निकल कर आती है 450 पॉइंट की। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 19900 से 20350 ये आज की छोटी रेंज बनेगी। 19700 से 20500 ये आज की मीडियम रेंज होगी और 19400 से लेकर 20650 ये आज की बड़ी रेंज आपके लिए हो सकती है निफ्टी पर। एक और आज मैंने कमेंट्री के साथ जो लाइन लिखी है वो मैं आपको बोल दूं, पुट कॉल रेशियो 1.49 पर आया है, ये हायर साइड पर है। मैं मंदी के मार्केट में 1.5 के ऊपर के पुट कॉल रेशियो पर मैं ये उम्मीद करता हूं और ये हम कल भी बात कर रहे थे जब पुट कॉल रेशियो कम था, तब मैंने कहा कि अभी कोई चिंता की बात नहीं, 1.5 कॉल रेशियो में हल्की अनवाइंडिंग का खतरा रहता है। तो कल जो एक्सट्रीम तेजी करके गए वो ट्रेडर थोड़े से आज हल्के हो जाएंगे, तो पुट कॉल रेशियो आपको थोड़ा सा कंफर्ट कम दे रहा है। आज विक्स गिरा है 8%, वो एक पॉजिटिव है। ओके, विक्स 8% गिरा है, ये एक पॉजिटिव है, 40 के नीचे आ गया है, पर पुट कॉल रेशियो 1.5 थोड़ा खतरा जरूर लग रहा है। जिनकी सर एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स होंगी उनका आज क्या होने वाला है सर? उनको अपना जो स्टॉप लॉस है वो 9175 पर मेंटेन करना चाहिए इंट्राडे भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी, और बैंक निफ्टी पर आपको ये स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 19700 पर, इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों का सेम है। ओके, अब आइए जो शॉर्ट पोजीशन रखते हैं उनके लिए स्टॉप लॉस होगा 9400 का, और 9400 का स्टॉप लॉस आपके लिए होगा शॉर्ट साइड पर निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी पर 20500 का स्टॉप लॉस, 20550 मान लीजिए, 20550 का स्टॉप लॉस होगा। ठीक है सर, समझ गए। तो 20550 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। जहां तक बैंक निफ्टी के एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशन का सवाल है, नई पोजीशंस कैसे बनानी चाहिए सर? निफ्टी बेचे 9400 के स्टॉप लॉस के साथ 9175, 9125 और 9050। वैसे पहला लेवल 9250 का बनता है, तो आप शायद उसके नीचे ही खुलेंगे जिस तरह से संकेत दिख रहे हैं, इसलिए मैंने 9175, 9125 और 9050 का टारगेट दिया है डीप बिग वाली की तरफ। खरीदना चाहते तो 8950 9050 की रेंज में निफ्टी मिले वहां पर खरीदिए। 8900 का स्टॉप लॉस होगा आपका, 9125, 9175 और 9200 तक के ऊपर के टारगेट आपके लिए फिर बनेंगे। बैंक निफ्टी पर 20550 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट करने की राय है। 19900, 19700, 19500 और 19400 ये 4 लेवल होंगे जिनके लिए आपको मंदी करनी है। ये है आपके लिए लेवल्स। ठीक है सर। क्योंकि सर आपने पीसीआर और विक्स बताया था, एक्चुअली बैंक निफ्टी पर व्यू सर, क्योंकि बैंक निफ्टी पर आज बाय कॉल भी नहीं है आपका। आपने नोटिस कर लिया? मैं वही सोचा था, मुझे लगा कि आप आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन चलिए आपने स्पेशल रीजन है, कोई जी। ये देखिए, ये जो कुछ हो रहा है ना, ये म्यूचुअल फंड वाला, फ्रैंकलिन वाला, इसको देखते हुए मैं बैंक्स और एनबीएफसी आज नहीं खरीद सकता, मैं नहीं खरीद सकता। और आपको याद होगा इस पूरे फॉल में हमने एक चीज लगातार कही, हमने जो 5 सेक्टर दिए थे 7500 के, आज से ठीक एक महीने पहले ये हुआ है 7510 का लो था, 7610 का क्लोजिंग 24 मार्च को बना था। तो 24 मार्च से आज हम 24 अप्रैल में, एक महीने में हम सोचिए 2000 पॉइंट ऊपर हैं, करीबन। उस समय भी आपको याद होगा जब 5 सेक्टर बोले थे, सबसे पहले फार्मा, मेटल, एफएमसीजी और उसके अलावा सरकारी कंपनियों का हमने रखा था और सीमेंट रखा था, करेक्ट। बैंक्स और एनबीएफसी तब भी ये बोला था कि इनको हाथ ही नहीं लगाना है, और आज आप देखिए एक महीने में इंडेक्स कहां पहुंचा है। अभी भी जो भाव 23-24 मार्च को थे बैंक्स और एनबीएफसी के, ज्यादातर बैंक्स और एनबीएफसी उससे कहीं नीचे ट्रेड करे, ज्यादातर। एनबीएफसी तो लगभग सारी नीचे होंगे। 2000 पॉइंट निफ्टी की तेजी होने के बावजूद वो एनबीएफसी उस भाव से नीचे है, आप सोचो। तो इसका मतलब क्लियर कट है, मैं आपको फिर कह रहा हूं बाजार में तेजी होगी।
आपको कई बार ऐसा लगेगा कि कई सारे बैंक्स, कई बार सारी एनबीएफसी स्टॉक्स ऐसे हैं, जब भी तेजी होती है एक ही दिन में 15%, 20%, 30% कूद जाते हैं, आपके मुंह में पानी आएगा। नहीं, बैंक्स एनबीएफसी अभी नहीं लेना है। एक दो बैंक छोड़ दें, कोई वो एक अलग बात हो सकती है, लेकिन बैंक्स और एनबीएफसी हाथ नहीं लगाना है। लेना है तो सिर्फ ये दूसरे सेक्टर्स लेंगे जब भी रिकवरी आएगी, मेटल, एफएमसीजी, फार्मा, इस तरह के सीमेंट वाले। ओके, तो आज के आप नेगेटिव सेक्टर्स भी समझ ही गए होंगे अनिल जी की कमेंट्री से, और आज आपको स्टॉक ऑफ द डे आज का हीरो भी मिलने वाला है, तो वो भी आप समझ ही गए होंगे कि किधर फोकस रहने वाला है। सर, एक जो थी आपने सर, क्योंकि पीसीआर और विक्स पहले ही बता दिया था, तो जो वायदा कारोबार के संकेत है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर फंड एक्टिविटी डिस्कस करेंगे। क्योंकि विक्स गिरा है पर पीसीआर हाई लेवल पर है, तो वायदा कारोबार के संकेत आज आपने नेगेटिव रखे हैं। जी, 9000 आपके लिए अहम लेवल है। 34 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है वहां पर, और उसमें 8 लाख शेयर कल ही जुड़े हैं पुट में, तो 9000 के नीचे ही आप मंदी का मूड बनाइए। 9500 पार होगा तो थोड़ी तेजी और बनेगी, जहां 17 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, तो वायदा कारोबार की रेंज तो सिंपल है 9000, 9500, और ज्यादा ओपन इंटरेस्ट 9000 के पुट पर ही है। वही बैंक निफ्टी पर ज्यादा कोई पोजीशन है नहीं दीप, 19,000, 19,500 की रेंज में थोड़ा थोड़ा ओपन इंटरेस्ट है, तो वायदा कारोबार का डेटा बहुत ही कम है। निफ्टी फ्यूचर्स 85 पॉइंट, 85 पॉइंट डिस्काउंट पर बंद हुए हैं, बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स 17 पॉइंट डिस्काउंट पर बंद हुए हैं। इसका मतलब क्लियर कट है, कल जिन लोगों ने मंदी की पोजीशन या बेचकर जो गए हैं उन्हें आज फायदा होगा। फंड एक्शन भी मैं तुरंत बता ही देता हूं, क्योंकि वहां भी ज्यादा बात करने को कुछ है नहीं। 100 करोड़ का एफआईएस का बिकवाली का कैश का है, और 100 करोड़ का लगभग स्टॉक फ्यूचर्स है, यानी बिकवाली कम हुई है, 200 करोड़ की कुल मिलाकर बिकवाली है। और सामने लोकल फंड्स ने 330 करोड़ 38 करोड़ का खरीदा है, वो भी छोटा सा है, तो एक्शन कम है, ज्यादा कोई इसका मतलब नहीं निकाले, इसलिए दोनों ही न्यूट्रल रखे हैं हमने, सिंपल। ठीक है, एक्शन कम है, न्यूट्रल ही रखे हैं। और बैंक्स और एनबीएफसी सर आपने सेक्टर नेगेटिव रखे हैं, कोई और सेक्टर जिस पर फोकस होना चाहिए? बस मेटल्स थोड़ा और कमजोर हो सकता है, बाकी और कुछ नहीं, ये तीन। ठीक है, मेटल्स और थोड़े कमजोर हो सकते हैं। अब आज आपको स्टॉक ऑफ द डे, आज का हीरो दोनों मिलने वाले हैं, तो बिगुल बजाते हैं अनिल जी के लिए, जान लेते हैं आज का स्टॉक ऑफ द डे कौन सा है। सर, हिंट तो आपने दे ही दिया था, इंडसइंड कौन बैंक सा है का आज का फ्यूचर स्टॉक बेचने ऑफ की द राय डे? है जी, इंडसइंड बैंक का फ्यूचर बेचने की राय है। 412 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर शॉर्ट बना सकते हैं आप। 392, 385 और 375, ये तीन टारगेट नीचे की तरफ के दीप आपके लिए बनेंगे इंडसइंड बैंक पर। तो यहाँ पर कमजोरी के आसार दिखते हैं। हाई बीटा बैंक है, बढ़ने में और गिरने में दोनों में आगे रहता है, मुझे लगता है थोड़ी कमजोरी हो सकती है यहाँ पर। बिल्कुल, तो इंडसइंड बैंक पर आपको बिकवाली की राय आ रही है। तीन टारगेट्स भी आपकी स्क्रीन के सामने हैं जो आज के लिए ट्रेड हो सकता है। बैंक्स एनबीएफसी अनिल जी बता भी रहे हैं आज वीक रहेंगे। अब जान लेते हैं कौन से स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर आज रिएक्ट करेंगे। ब्रोकरेज एक्शन की तरह आ रहा है। पूजा, देवांशी और साथ ही आशीष हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग पूजा, आपसे शुरुआत करते हैं, बताइए ट्रिगर्स और स्टॉक्स कौन से हैं? जी, ट्रिगर्स में नतीजों में आज माइंडट्री के नतीजे आएंगे वायदा बाजार से, और ये मार्केट बंद होने के बाद नतीजे आएंगे, तो यहाँ नजर रहेगी। इसके अलावा कुछ बोर्ड बैठक भी होगी, जिसमें कि टाटा स्टील और हुडको की बोर्ड बैठक होगी और पूंजी जुटाने को लेकर ये मीटिंग की जाएगी। इसके अलावा भारत 22 ETF में आज कुछ एडजस्टमेंट होंगे। 27 अप्रैल को ये ETF की रीबैलेंसिंग होगी, तो यहाँ पर भी नजर रहेगी। इसके अलावा आज आज 25 अप्रैल को, यानी कल के भी ट्रिगर्स की हम बात कर लेते हैं। कल शनिवार को आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के नतीजे आएंगे वायदा बाजार से, तो ये तमाम ट्रिगर्स हैं जहां पर कि आपको नजर रखनी है। नतीजों पर ही फोकस करते हैं। कल भारतीय इंफ्राटेल के नतीजे आए बाजार बंद होने के बाद, जिसमें जो हम अनुमान कर रहे थे उससे कमजोर नंबर्स ही आए हैं। आय में 1% की गिरावट इस बार दर्ज हुई है। कामकाजी मुनाफा अगर देखेंगे तो 8% की गिरावट वहां पर दर्ज हुई है, और मुनाफे में भी करीब 19% की गिरावट देखी गई है। और इसके अलावा कंपनी ने अपने तीसरे अंतरिम डिविडेंड की भी घोषणा की है, 4 रुपए प्रति शेयर की। तो ये कुछ ऐसे ट्रिगर्स, ये भारतीय इंफ्राटेल के नंबर्स पर आज फोकस रहेगा। इसके अलावा महिंद्रा CIE, इस कंपनी के भी नतीजे आए हैं, जिसमें कि नंबर्स कमजोर दिखाई दे रहे हैं। आय में 23% की गिरावट दर्ज हुई है। मुनाफा 80% से ज्यादा घटा है इस बार, और कामकाजी मुनाफे में भी करीब 35% की गिरावट इस बार दिखी गई है। तो कमजोर नंबर्स महिंद्रा CIE के। आज बैंक्स और एनबीएफसी स्टॉक्स पर भी नजर रखें, क्योंकि आरबीआई ने जो TLTRO लॉन्च किया था
बैंकों से काफी ठंडा रिस्पांस मिला है। आरबीआई ने जो 25,000 करोड़ के टीएलटीआर का लॉन्च किया था, उसमें बैंकों ने सिर्फ 12,850 करोड़ के लिए ही बोली लगाई है। माना जा रहा है कि बैंक कहीं ना कहीं कतरा रहे हैं आगे एनबीएफसीज और जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है उनको फायदा पहुंचाने में। तो आज इन तमाम स्टॉक्स पर भी नजर रखिए। तो एक और खराब खबर बैंक्स और एनबीएफसीज के लिए, जैसे अनिल जी भी बता रहे थे, टीएलटीआरओ को ठंडा रिस्पांस, सिर्फ आधा सब्सक्रिप्शन मिला जो ओरिजिनल अमाउंट आरबीआई करने वाला था। देवांशी भी हमारे साथ है। देवांशी, बताइए आपके पास कौन से स्टॉक्स और फंड एक्शन है? बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए फिलहाल इंश्योरेंस कंपनीज के लिए भी बहुत अच्छी खबर आती हुई नहीं दिख रही है। जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज थी, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, ये सभी स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे, क्योंकि अगर आप मार्च महीने की इंडस्ट्री के प्रीमियम्स को देखें तो करीब 32% तक की गिरावट हमने देखी है ओवरऑल, अगर आप मार्च की बात करें। साथ ही अगर FY20 के औसत प्रीमियम ग्रोथ की बात करें तो करीब 21% थी। साथ ही एसबीआई लाइफ में मार्च महीने में करीब 41% तक की गिरावट हमने देखी है। एलआईसी में करीब 31% तक की गिरावट हमने मार्च के महीने में देखी है। तो कुल मिलाकर जो नए प्रीमियम से यहाँ पे भी बहुत अच्छी ग्रोथ देखने नहीं मिली है फर्स्ट टाइमर्स की। अगर मैं बात करूँ टाटा मोटर्स पर नजर रखें, जहाँ पे जैगुआर लैंड रोवर के जो उत्पादन है अब वो धीरे धीरे शुरू होता हुआ दिखेगा। 18 मई से धीरे धीरे उत्पादन शुरू करने की योजना फिलहाल बनती हुई दिख रही है ब्रिटेन में। इंटरग्लोब एविएशन पर नजर करें, खबर आती हुई दिखी थी कुछ दिनों पहले कि वो अपने सारे जो एम्प्लॉयज हैं या तो इनको वर्क विदाउट पे देंगे या तो इनकी सैलरी कटती हुई दिख सकती है, लेकिन अब उन्होंने ये रिवर्स कर दिया है। अप्रैल में कर्मचारियों के वेतन की कटौती का निर्णय इन्होंने वापस किया है। सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को छोड़कर सभी एम्प्लॉयज को अप्रैल महीने में सैलरी दी जाएगी। ये पॉजिटिव खबर है। यस बैंक पर नजर रखें, अतिरिक्त 5,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बैंक की तरफ से आती हुई दिख रही है। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स पर आज फैसला होता हुआ दिखेगा। साथ ही परसिस्टेंट सिस्टम्स, जहां पे कंपनी ने चौथी तिमाही के नतीजे टाल दिए हैं। कल आने वाले थे नतीजे, लेकिन अब ये जो नतीजे हैं वो 5 मई को आते हुए दिखेंगे। फंड एक्शन में इक्विटास होल्डिंग, जूलियस बेरर मल्टी स्टॉक इमर्जिंग इक्विटी फंड ने करीब 31 लाख शेयर्स 53.68 रुपए प्रति शेयर के भाव पर खरीदे हैं। ये पॉजिटिव। ओके, तो बड़ी डील हुई है इक्विटास में, और कल हमने देखा भी स्टॉक शानदार तेजी में था। वायदा कारोबार का टॉप गेनर रहा इक्विटास। बहुत बहुत शुक्रिया देवांशी इसके लिए। अब बिगुल बजाते हैं FIR का। आशीष हमारे साथ है बताने के लिए कि आज ब्रोकरेज एक्शन कौन से स्टॉक्स पे है। आशीष, पहले तो भारत पे जो कुछ ब्रोकरेजेस की स्ट्रैटेजी आई है वो क्या कह रही है? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए जेफरीज की इंडिया स्ट्रैटेजी रिपोर्ट आई है, जहां पर क्रिस वुड ने थोड़े से स्ट्रॉन्ग कमेंट्स देते हुए ये कहा है कि भारत को जो है लॉकडाउन से ज़्यादा नुकसान हुआ है। उतना नुकसान कोरोना वायरस से नहीं हुआ जितना नुकसान पूरी इंडस्ट्रीज को अगर देखेंगे तो लॉकडाउन से हुआ है। यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि कंज्यूमर लेंडिंग साइकिल पर काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। जो लोकल लेंडर्स हैं, बैंक्स हैं, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव देखने को मिलेगा। और इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस किए जिसके ऊपर गौर करना होगा। दिग्गज HDFC बैंक और ICICI बैंक को पोर्टफोलियो से बाहर निकाला है। साथ ही कोटक महिंद्रा बैंक में 3% की बढ़त की है जो इनका जो टोटल एक्सपोजर है उसमें। इसके अलावा HDFC लाइफ को भी पोर्टफोलियो से बाहर निकाला है। सिप्ला में जो टोटल एक्सपोजर है उसमें 4% की बढ़ोतरी की है। रिलायंस में भी 1% की होल्डिंग इन्होंने बढ़ाई है। तो ये जेफरीज की तरफ से इंडिया स्ट्रैटेजी रिपोर्ट है। बिल्कुल, तो जेफरीज की तरफ से जो इंडिया स्ट्रैटेजी रिपोर्ट है क्रिस वुड साहब की। स्टॉक्स की बात करें तो कुछ नतीजों के दम पर भी रिएक्शन आया और कुछ और स्टॉक्स में भी एक्शन है। आशीष बताइए। दीपांशु, भारतीय इंफ्राटेल के नतीजे आए थे जिसके ऊपर 3 ब्रोकरेज हाउस ने रिपोर्ट जारी की है। सबसे पहले CLSA देखिए, यहाँ पर एक खरीदारी के राय को बरकरार रख रहे हैं। लक्ष्य 195 से बढ़ाकर 207 कर दिया है और इनके मुताबिक नतीजे ठीक ठाक देखने को मिले थे। कॉस्ट और मार्जिन पर थोड़ा सा प्रेशर जरूर देखने को मिला, लेकिन टेनेंसी और टावर एडिशन में जो बढ़ोतरी है जिसके चलते इन्होंने लक्ष्य में बढ़ोतरी की है। UBS थोड़े से नेगेटिव नजर आ रहे हैं, न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं 180 रुपए के लक्ष्य के लिए, और ये कह रहे हैं कि नतीजे कमजोर देखने को मिले। मॉर्गन स्टैनली भी थोड़े से नेगेटिव है, इनके हिसाब से भी देखे जाए तो नतीजे कमजोर ही देखने को मिले। इसके लिए अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 175 रुपए के लक्ष्य के लिए। इसके अलावा आजकल L&T में काफी ज्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। L&T पर 3 ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई है। CLSA खरीदारी की राय दे रहे हैं 1400 रुपए के लक्ष्य के लिए। HSBC भी खरीदारी की राय दे रहे हैं 1000 रुपए के लक्ष्य के लिए, और मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं 941 से लक्ष्य को बढ़ाकर 1117 कर दिया है।
और लगभग सभी तीनों ब्रोकरेज हाउस का कहना यही है कि कोरोना वायरस का या लॉकडाउन का असर जो है कंपनी के ऑर्डर बुक या फिर इन्फ्लोज पर देखने को नहीं मिलेगा, और जो लॉन्ग टर्म स्टोरी है वो इंटैक्ट है, क्योंकि भारत में कंपनी का ज्यादा एक्सपोजर है, विदेश में थोड़ा सा कम है। डीएलएफ पर सीएलएसए की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 180 रुपए के लक्ष्य के लिए। ये कह रहे कि कंपनी की जो रेडी इन्वेंट्री तैयार है उसका फायदा देखने को मिलेगा, साथ ही जो रेंटल पोर्टफोलियो है वो भी काफी ज्यादा मजबूत है। HSBC की एक रिपोर्ट है ग्रासिम पर, जहां पर रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया। आप रेटिंग को डाउनग्रेड कर होल्ड की राय दे रहे हैं, लक्ष्य 780 रुपए से घटाकर 550 कर दिया है। ये कह रहे हैं कि नियर टर्म में कोई भी ऐसा कैटलिस्ट, कोई भी ऐसा ट्रिगर या ग्रोथ ड्राइवर नजर नहीं आ रहा जिसके चलते स्टॉक पर पॉजिटिव हो। इसके अलावा जेफरीज की एक रिपोर्ट आई है हैवेल्स पर, जहां पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 600 रुपए के लक्ष्य के लिए, और ये कह रहे हैं कि देखिए शॉर्ट टर्म में जरूर इंपैक्ट देखने को मिलेगा बिक्री में, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है। कंपनी का मार्केट शेयर, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी ज्यादा मजबूत है, जिसके चलते स्टॉक पर पॉजिटिव है। और आखिरी रिपोर्ट है गेल पर, क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट है, जहां पर अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 74 रुपए के लक्ष्य के। ओके, तो ये है वो तमाम रिपोर्ट्स जिन पर आज दिखेगा आपको एक्शन। तैयारी कर लीजिए। आइए एक्शन की करते हैं शुरुआत। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, बिगुल पिक ऑफ द डे का। चलिए सबसे पहले शुरुआत कीजिए बंसल जी, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या करेंगे आज। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, मेरी खरीदारी की राय है कल के सत्र में आईटी स्पेस में आईटी दिग्गज इन्फोसिस, टीसीएस सबके अंदर एक ब्रेकआउट देखने को मिला था। तो इन्फोसिस में अब खरीदारी की राय है, 663 का एक स्टॉप लॉस लगाना है और 705 के टारगेट के लिए इन्फोसिस को लेने की राय है। ओके, 663 का स्टॉप लॉस और 705 के टारगेट के लिए करनी है खरीदारी बंसल जी को इन्फोसिस में। कुणाल जी गुड मॉर्निंग, आप क्या करेंगे। बिकवाली करेंगे अनिल जी, गुड मॉर्निंग आपको भी और गुड मॉर्निंग दीपांशु को भी। अनिल जी, बिकवाली करने की राय है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में। कल का अगर अनिल जी ट्रैजेक्टरी देखें स्टॉक की तो काफ़ी ऊपर ये इंट्राडे में गया, लेकिन ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाया और फिर एक मेजर ब्रेकडाउन कल के चार्ट पर कल के ट्रेड में देखने को मिला। तो मुझे लगता है कि आज भी यहाँ पर बिकवाली देखने को मिलेगी और आपको एक बार के लिए 350 340 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो 350 और 340 के टारगेट से मेरी राय में शॉर्ट करें और 365 पर एक स्टॉप लॉस रखें। ओके, 365 के स्टॉप लॉस के साथ करें बिकवाली। एक चीज आपको जरूर बता दूं और वो ये कि कल आने वाले हैं आईसीआईसीआई प्रू के नतीजे, तो उस लिहाज से आप ध्यान रखें। सोमवार को जो भी होगा बड़ा होगा, गैप से ऊपर या नीचे, और उसके पहले हो सकता है नितिन जी की तरफ से पीसीआर भी आ जाए। लेकिन फिलहाल सचिन जी तैयार हैं और सचिन जी के लिए सचिन जी से पूछते हैं उनका पिक ऑफ द डे क्या है। सचिन जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी। इनफैक्ट यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह का नाम है बाटा इंडिया। अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका देखें तो काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस देखा गया है 15 दिन से, और जिस तरीके से अभी तक इसका कंट्रैक्शन रहा है, पिछले 3 दिनों का जो मोमेंटम बना है स्टॉक में वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट यहाँ पर अगर हम ओआई एडिशंस भी देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और पहली बार 15 दिनों के बाद अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर इसने क्लोजिंग रजिस्टर की है। अगर हम आरएसआई भी देखें तो अराउंड 49 के आसपास पहुंच चुका है। तो मुझे लग रहा है ये कहीं पर एक ब्रेकआउट देने के कगार पे है, और जिस तरीके से अभी तक इसका फ्लो है, अगर ये डिक्लाइन आज सुबह मिल जाती है अराउंड 1240 1285 के आसपास, एक अच्छा लेवल होगा जहां पर ये स्टॉक लॉन्ग करना चाहिए। 1205 का रखना है स्टॉप लॉस, एंड मुझे लग रहा है कि ओवरऑल स्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग है कि 1320 से 1340 तक के स्विंग्स बन सकते हैं अगले 1 से 2 दिनों में। ओके, तो बाटा में करनी है आपको खरीदारी, ये है राय सचिन जी की तरफ से। और बाटा की खरीदारी के लिए सचिन जी आपके दोस्त और आपके को एक्सपर्ट वागले साहब की तरफ से आप शुक्रिया स्वीकार करें, क्योंकि वागले साहब ने कल 1265 रुपए के आसपास क्लोजिंग वाले शो में उन्होंने खरीदारी की राय दी थी। तो उनकी राय और आपकी राय मिलती हुई दिख रही, 1320 1340। लेकिन एक चीज बताइए सचिन जी, स्टॉप लॉस दूर नहीं दिख रहा आपको 1205? मुझे बहुत दूर दिख रहा है, बहुत दूर दिख रहा है, बहुत। अनिल जी, मैंने जो रेंज दिया है खरीदने का वो अराउंड 1240 के आसपास है। तो जिस तरीके से एसजीएक्स फिलहाल इंडिकेट कर रहा है, अगर थोड़ा सा मार्केट में डिक्लाइन आ भी जाता है, 100 पॉइंट नीचे अगर खुल भी जाते हैं,
तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर अराउंड 1245 1250 इस पर्टिकुलर रेंज में मिल जाना चाहिए, तो वहां पर जरूर खरीदना चाहिए स्टॉक। मुझे लग रहा है कि अभी भी मौका अच्छा है, पिछले 3 दिनों से लगभग 10% की अपमूव आई है, बट जिस तरीके से ये कॉन्ट्रैक्शन है, मुझे लग रहा है अगर एक दिन थोड़ा सा और पॉज भी मिल जाता है तो एक अच्छा टाइम होगा जहाँ पे स्टॉक अक्यूमुलेट करना चाहिए, एंड एक शॉर्ट टर्म के नजरिए से देखना चाहिए 1320 1340 के टारगेट के लिए। ओके, ये है राय आपके लिए बाटा पर। वागले साहब बताइए, बाय सेल नोटा। गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग। आज मेरा ना बाय है, ना सेल है, ना नोटा है, मेरा कंडीशनल बाय है। अनिल जी, अगर एसजीएक्स 100-150 पॉइंट के बीच में डाउन है तो मॉर्निंग में ही बाय करना, थोड़ा सा अनसर्टन टाइम में बाय करना होगा, तो मैं वो अनसर्टेनिटी को निकलने के लिए वेट करूंगा। एचसीएल टेक मुझे बाय करना है, अभी 477 का बंद है, 481 के ऊपर अगर ये निकलता है तो ये आउट परफॉर्म करने के ड्यूरिंग द डे अच्छे लक्षण है, अच्छे चांसेस है, तो मैं 481 के ऊपर ही बाय करूंगा। अगर 481 क्रॉस नहीं करता है तो ये बाय नहीं करना है। 481 के ऊपर निकलता है 477 जो 1% के दायरे में मेरे स्टॉप लॉस में बैठता है, और मेरा टारगेट है 493 जो भी मुझे लगता है आज के दिन में ही आना चाहिए। ओके, 493 के ऊपर खरीदना है। जी दीप जी, आप कंटिन्यू करें दीप जी सर जी। ओके सर, 481 के ऊपर ही खरीदना है, तो 477 पर कल क्लोजिंग हुई है, वहां पर आप स्टॉप लॉस रखिए। 481 के ऊपर अगर स्टॉप जाए तो फिर खरीदारी करिए। 493 का आपको यहां पर टारगेट रखना चाहिए, ठीक है। ये तो रही जहां तक एचसीएल टेक की बात है। अब बात कर लेते हैं कुछ और स्टॉक्स की जहां पर हमने भरपूर एक्शन जरूर होते हुए देखा है। कल का जो वायदा कारोबार का टॉप गेनर था बंसल जी, वो था एक्विटास। अच्छी गेन्स आई, बाद में पता चला फंड एक्शन भी हुआ है। जूलियस बायर इमर्जिंग मार्केट फंड ने यहाँ पर खरीदारी भी करी 51 लाख शेयर्स की, 31 लाख शेयर्स की, माफ कीजिएगा। पर जिस तरह से आज हम देख रहे हैं गैप डाउन के संकेत आ रहे हैं और शायद एनबीएफसी बैंक्स पर थोड़ा प्रेशर हो, तो आज अगर नीचे खुलता है स्टॉक तो फिर से खरीदारी करनी चाहिए, या फिर लगता है कि एक तरफ की वो अपमूव जो थी वो अब खत्म हो गई है? दीपांशु, अगर नीचे खुलता है तो खरीदारी करनी चाहिए। टेक्निकली पैटर्न अच्छा है और नीचे में 50 रुपीज के अराउंड एक अच्छा सपोर्ट है। अगर 52 रुपए के अराउंड मार्केट के डिक्लाइन में स्टॉक मिलता है तो 50 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक को लेना चाहिए, और चांसेस हैं स्टॉक में ऊपर में 58.5 60 के लेवल्स देखने को मिले। ओके, तो चांसेस हैं डिप्स पर अभी भी खरीदारी की राय बनी रहेगी। हालांकि 55 के आसपास आ चुका है स्टॉक, पर फिर भी आपको और बाइंग वहां पर देखने को मिल सकती है। नजर रखिएगा जहां तक इसका सवाल है। सचित जी, भारतीय इंफ्राटेल, इस पर राय लेना चाहूंगा। पहले भी आपने इस पर ट्रेड दिया था, उसके बाद स्टॉक चला भी फिर गिरा। कल नतीजे आए हैं, ब्रोकरेज कमेंट्री भी ज्यादातर पॉजिटिव ही रही है। नतीजे अनुमान के से थोड़े कमजोर जरूर थे, पर जिस तरह का 2-3 दिन का रिबाउंड चल रहा था, कल थोड़ी मुनाफा वसूली हुई। अब स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है भारतीय इंफ्राटेल का? मुझे लग रहा है स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज ही है, बट ओवरऑल जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है एक बेस शिफ्ट जरूर हुआ है। अराउंड 150 के आसपास एक काफी अच्छा सपोर्ट बन चुका है स्टॉक में, बट मोमेंटम के लिहाज से मुझे लग रहा है 175 एक अहम लेवल होगा। अगर इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रीच कर देता है स्टॉक अगले 1-2 दिनों में, तो मुझे लग रहा है काफी अच्छी तेजी बन सकती है स्टॉक में। अराउंड 190-195 के लेवल्स भी दिख सकते हैं, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा एक रेंज बाउंड एक्शन है, बट यहाँ पर स्ट्रक्चरली मुझे लग रहा है एक बाय के ओपिनियन से ही चलना चाहिए। मोमेंटम के लिहाज से ट्रेड 175 के ऊपर लेना चाहिए। अगर ये पर्टिकुलर ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हो जाता है तो स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए अराउंड 165 के आसपास, एंड 190-195 एक रिवीजन होगा। बट मुझे लग रहा है नेट यहाँ पर एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर ही रहना चाहिए। तो ये है आपके लिए भारतीय इंफ्राटेल पर राय।